जो आप काम कर रहे हैं ना वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आप शिक्षा की लोगों को अलग जगा रहे हैं, खासकर युवाओं में। रोज़ न्यूज़पेपर यहाँ मंगवाना किताबों को लेके और फिर उनको नौकरी में उनको आगे बढ़ाना, उनके परिवारों में आर्थिक मूवमेंट और मजबूती जो करना। जो बच्चे गरीब है और हाँ। जो बेचारे बाहर नहीं भेज सकते या ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, मतलब आजकल पता है 2-3 सालों से कोरोना की वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हाँ। खासकर जो गरीब लोग। जी। अमीर के तो घर में देखो डिजिटली पूरा एक रूम दे देंगे बच्चों को पढ़िए किसी, लेकिन जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत विशेष छूट के साथ बिल्कुल। यह है कि स्टेशनरी का खर्चा उनका है, बाकी हमने अपना नहीं, ये आप जो काम कर रहे हैं ना वही बेसिकली समाज का सही काम है जो आप कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पूरी आप इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। हम आपका पूरा धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन आप लोग काम कर रहे हैं। अब हम अच्छा काम कर रहे हैं और अब हम जो बात आपसे इससे आगे की बात करना चाहते हैं। हमने नौकरी भी मिल गई, हम चीज़ों को हमने अपने अनुसार अपनी आर्थिक मूवमेंट को खड़ा भी कर लिया, लेकिन अभी जो वर्तमान जो हालात हैं वो वर्तमान हालात पे हम लोग चर्चा करते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और जितने असंख्य लोग हुए हैं समाज में, समाज सुधारक बहुत लोग हुए हैं, हर जाति हर वर्ग में लोग हुए हैं, हर धर्म में भी लोग, हर मानवतावादी लोग हर जगह पैदा हुए हैं। मगर मानवतावादियों को लेके कभी भी जो सरकारें होती हैं ना उनकी सोच को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती। वो उनके अपने एजेंडे होते हैं सरकारों के, उन एजेंडों को ही वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो महापुरुषों की बार बार इस बात को याद दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है कि हम बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी है। उनके विचार क्या हैं? उनके विचार हैं कि इस देश में, इस दुनिया में कोई भी आदमी गरीब ना रहे, असमानता ना हो, सब में भाईचारा हो, कोई शोषण ना हो, कोई वंचित ना हो, कोई पीड़ित ना हो, महिला और पुरुष में कोई गैर बराबरी ना हो, महिला के साथ जो अन्याय होता वो ना हो। महिला हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी, हमारी माँ भी है। तो ये महापुरुषों संतों की ये बातें हैं। इन बातों पे सरकारें अपने आप को दूर रखती हैं। तो ये मूवमेंट को खड़ा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरे जीवन लगा दिया। जब उनका बेटा एक्सपायर हो गया गंगाधर, तो अब इतने पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी ने कहा, माता रमाबाई ने, कि भाई आप कौन से समाज का वो कर रहे हैं, मेरे 4 बच्चे चले गए और आप समाज को लेके कर रहे हैं। तो जब उनका बेटा गंगाधर एक्सपायर हुआ तो एक मन में एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए उनके दिमाग में भी आया कि मैंने अपने परिवार को तो ख़त्म ही कर दिया, तो अब मैं नौकरी कर लेता हूँ। और उनके जब वो दिमाग में आई कि मैं नौकरी कर लेता हूँ, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद फिर उनके दिमाग में आई, अगर मैं नौकरी करने लग गया तो ये करोड़ों गंगाधर जो बेचारे बोलना तक नहीं सीखे हैं, जो गूंगे लोग हैं, उनकी बात कौन करेगा। फिर वो पलटे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं जो इस समाज में जो बुराई है, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपनी ताउम्र में जंग जारी रखूँगा। और उन्होंने सारी उम्र वो जंग जारी रखी। आपको पता हो तो 1930, 31, 32 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, कांग्रेस नहीं गई। गांधी पहली में उसने बहिष्कार किया कि मैं नहीं जाऊंगा, अंग्रेज़ों ने जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी है। और जब वो वहाँ गए, जाने के बाद उन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति
अंग्रेज़ों के सामने जो हमारा ब्रिटिश इंडिया जो प्रधानमंत्री था वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके सामने रखा कि हमारे देश में आपने आज़ादी का मन बनाया, हम भी चाहते हैं हम हमारे देश को आप आज़ाद करें, मगर हमारे देश की स्थिति भिन्न है। हमारे देश में हम लोग गुलामों के भी गुलाम हैं। आपके कोई गुलाम हैं, मनवादी लोग आपके गुलाम हैं और हम उनके गुलाम हैं। हमको हमारी आज़ादी की बात पे आप चर्चा करें। ये पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुआ और जब वहाँ सारे अखबारों ने, जितने वहाँ अंग्रेजी के अखबार थे, क्योंकि अंग्रेज लोग रहते हैं, उन सारे अखबारों ने बाबा साहब की बात को प्रमुखता से छापा, हेडलाइंस के रूप में छापा। और क्योंकि यहाँ का जो अखबार था सरपंच साहब, वो तो बाइज्ड था जी, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात छापता नहीं था, क्योंकि मनवादी मानसिकता के लोग थे। जितने भी प्रेस रिपोर्टर, जितने भी घराने थे मीडिया के, उनको अपनी बात कहने के लिए अंग्रेजी अखबारों में जाना पड़ता था। और जब वो उन्होंने कहा वहाँ पे इंग्लैंड में, और फिर वो उसके बाद में वो सारी खबरें जब इंडिया में आई तो गांधी जी ने कहा कि भाई जो दूसरी गोलमेज 1931 में रखी गई उसमें गांधी जी फिर बोले कि मैं भी जाऊंगा, और गांधी जी उसके अंदर गए। और फिर वो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं इस तरीके का हमारे देश में नहीं है, असमानता, गैर बराबरी, जातिवाद, इस तरीके का हमारे देश में नहीं है, ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं इस बात को। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों को जब वो तथ्य रखे सामने तो उन्होंने कहा, फिर 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को अधिकार देना चाहते हैं। और उन्होंने हमारे को पिछड़ा वर्ग में उन्होंने कहा कि ये 80, 85, 90% लोग इस देश में डिप्राइव्ड हैं। जो पिछड़ी जो लोग हैं वो जातियों के नाम पे उनको तोड़ा गया है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग का एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल में वो लोग सबको डालना चाहते थे हमको। जो आज वर्तमान में SC ST की बात है, वो SC ST शेड्यूल कास्ट तो फिर उन्होंने बाद में बनाया जब वो पूरा प्रेशर उनके ऊपर आया। अदरवाइज वो जितनी हमारी जातियां हैं, जो 6743 जातियां, जिसको हम शूद्र कम्युनिटी एज पर द हिंदू मिथ जो है, हम जिनको शूद्र कहते हैं, जो जातियों में विभाजित किए हुए लोग हैं, कोई उसमें गुजर बन गया, कोई जाट बन गया, कोई नाई बन गया, कोई खटीक बन गया, कोई खाती बन गया, कोई चमार बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बना दिया गया। वो जो इस तरीके की 6743 जातियां हैं, उनको वो जो हिंदुओं में शूद्र हैं उनको वो पिछड़े वर्ग में डालना चाहते थे कि इनको जातियों के रूप में तोड़ा गया है और जातियों में तोड़ करके इनका अपमान किया गया, इनका शोषण किया गया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए ये सारी चीज़ें कम्युनल अवार्ड के तहत लेके आए तो गांधी जी ऊना के यरवड़ा जेल के अंदर अंग्रेज़ों ने उनको जेल में रखा हुआ था, वो वहीं आमरण अनशन पे बैठ गए कि जो ये कम्युनल अवार्ड दिया है रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इंडिया के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, कि ये कम्युनल अवार्ड हमें पसंद नहीं है और हम इससे जो है ना हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा। और गांधी जी बिल्कुल मतलब मरने पे हो गए, तब बहुत लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए कि आप जिनके लिए ये अवार्ड लेके आए हैं, अगर ये गांधी जी मर गए तो आपके लोगों को ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये मार देंगे आपके लोगों को, आपके लोग वैसे भी गरीब हैं। तो उनको फिर बड़ी भारी मन से जो है ना वो साइन किया, उसको कहते हैं पूना पैक्ट। इतिहास में पूना पैक्ट का वो है जिक्र है। और वो पूना पैक्ट जब साइन किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपने देश के दलितों पिछड़ों के लिए एक फल भरा टोकरा लेके आया था, मगर गांधी ने उसका पूरा रस चूस लिया और मेरे लोगों के मुंह पे वो उसके छिलके दे मारे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पूना पैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ा। और साइन करने के बाद में तब बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में फिर इंडिया एक्ट बना
और इंडिया एक्ट के तहत बहुत लोगों को कुछ मिला, कुछ सुविधाएं मिली। और जब 1947 में वो आज़ाद करके हम लोगों को गए तो बाबा साहब तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने चुनाव कराए और चुनाव के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव लड़े महाराष्ट्र की भंडारा सीट से। भंडारा सीट से जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़े तो कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के पीए था एक कजलोलकर, उसके पीए को खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया गया कांग्रेस द्वारा कि ये संविधान सभा में जीत के ना जाए। और जब हारने के बाद में उस वक्त में अंग्रेजों ने कहा कि आपने एक अच्छे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे इंसान को आपने हरा दिया और यही आदमी है जो इस देश में भारत का संविधान लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को आप लोग जिताएं। तब उधर बंगाल की एक सीट थी खुलना, वहाँ से कुछ लोग आए, जोगिंदर नाथ मंडल जी जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उस वक्त में, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लड़ें। और जब बाबा साहब वहाँ से लड़े और वहाँ से उस सीट को जीता, उसके अंदर SC ST OBC और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। तो वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आए और जीतने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुँचे और असेंबली के बाद पहुँचने में फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति वर्ग के साथ, महिला बच्चों किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। जितना भेदभाव उनके साथ हुआ, अगर वो बायस्ड होते तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते थे और लोगों को कन्विंस कर सकते थे कि ये मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि आदमी क्वालिफाइड है तो कन्विंस कर सकता है। लेकिन उन्होंने सबको समान देने का काम किया। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद उन्होंने जब सौंपा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को, तो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये हर विपरीत परिस्थिति, चाहे युद्ध की भी स्थिति क्यों ना हो, तब भी ये भारतीय संविधान बहुत बेहतरीन काम करेगा। इतना लचीला संविधान मैंने बनाया है। लेकिन ये संविधान सरकारें जो बनेगी उनके नीयत पे डिपेंड करेगा कि ये संविधान कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अब यहां से बात शुरू होती है कि संविधान तो सौंप दिया उन्होंने, और संविधान के और अच्छा और बुरा होने के लिए सरकारें दोषी हैं। जो आज चाहे वो बेरोजगारी बढ़ रही है, चाहे वो अशिक्षा है, चाहे वो किसी भी तरीके का अपमान लोगों का है, महिलाओं के साथ शोषण है, महिलाओं के साथ जिस तरीके के गैंग रेप और बलात्कार जैसी जघन्य कांड हो रहे हैं, ये सारा का सारा जो सरकारें हैं वर्तमान में और पूर्व में, ये उनकी कार्यशैली पर डिपेंड करता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं किया गया कि आप किसी का बलात्कार कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में बलात्कार कर सकते हैं, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना जरूर है कि आप अपनी प्रोटेक्शन में, अगर आपका किसी के साथ बहुत झगड़ा फसाद है और अपनी प्रोटेक्शन में अगर दूसरे को चोट लग जाती है, उसको भी आपको न्यायालय में जाके डिफेंड करना पड़ेगा कि ये इसको इसलिए लगी कि ये मुझे मारना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी को भी मारने और अपमान करने की कोई भी बात, सबके लिए समान व्यवहार की बात रखी गई है। अब ये असमानता क्यों फैल रही है? आप देखिए, आपके सामने ही है कितनी बड़ी असमानता फैल रही है कि एक आदमी बेचारा अगर गरीब है तो वो गरीब ही है, और एक आदमी अमीर है तो वो कम होने का नाम नहीं है, वो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। ये असमानता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गैर बराबरी है। राजनीतिक गैर बराबरी भी ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि जो अच्छे लोग हैं वो चुन करके जाने चाहिए,
वो चाहे कितना भी गरीब हो, वो चुन करके वो पब्लिक के नुमाइंदे होने चाहिए। मगर हो क्या रहा है, जिसके पास धन ज़्यादा है वो आदमी चुन के जा रहा है। तो ये भी आर्थिक गैर बराबरी है। जो लोग आप जैसे साथी अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को आप एक तरीके के रोल मॉडल हैं, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल आए कि मैं इस देश में कुछ लोगों को जो मैंने सीखा है मैं इसको लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ, और मैं जीत करके अगर मैं किसी असेंबली में पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी। धन आपके पास नहीं है तो आपकी सोच वहीं के वहीं जो है ना वो नेस्ता नाबूद हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राजनीतिक बराबरी की भी बात करता है, सामाजिक बराबरी की भी बात करता है, आर्थिक बराबरी की बात करता है। क्या ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी है हमारे पास? नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1965 में नौकरी छोड़ी और 1984 तक 19 साल इस पूरे देश का भ्रमण किया। 1978 में बामसेफ का गठन किया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसमें कि आप जैसे पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं उनको उसके अंदर रख करके, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके अंदर दिमाग होता है, वो समाज को समझा सकता है। और उसके 1978 में बामसेफ बनाने के बाद में 84 में बीएसपी बनाई और ये कहा कि हम ये जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है इसको हम खत्म करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में 4 बार मौका दिया लोगों ने, आप जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाई हुई हैं। कंपैरिजन करिए कि हमने जो वहाँ किया है, जो बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ किया है, और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम आज भी मीडिया चाहे वो दबी जुबान में कहे, मगर लोग ये जरूर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कानून का राज स्थापित किया। किसी में हिम्मत नहीं थी किसी गरीब आदमी को या ऐਵੇਂ ही कोई परेशान कर दे, किसी महिला को वैसे ही कोई परेशान कर दे। तो ये सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के लिए बहुजन समाज पार्टी का मान्यवर साहब कांशीराम ने पूरा आजीवन इसके ऊपर लगा दिया। शादी नहीं किया, कभी घर नहीं गया, सारे इस पूरी दुनिया में जो शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं उन्हीं के घर को अपना घर समझा। कोई ऐसा मतलब वो नहीं किया। इवन अपने घर के सामने से, ख्वासपुर उनका गांव है, रोपड़ उसमें तहसील में पड़ता है, रोपड़ में मीटिंग करते थे, अपने घर नहीं जाते थे। ऐसे महापुरुषों को उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आपको कभी अगर मेरी याद आए मिलने के लिए तो कांशीराम को जब भी कोई रैली होती है उसमें आ जाना, कांशीराम तेरे को वहीं नजर आएगा। ऐसे महापुरुष ने हमको बहुजन समाज पार्टी का गठन करके दिया। और इसी तरीके से माननीय बहन जी ने आजीवन घर त्याग करके पूरा का पूरा अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया। वो भी पढ़ी लिखी महिला, बीए, बीएड और एडवोकेट हैं, वेल क्वालिफाइड, और आपकी तरह वो भी अध्यापक रही हैं, वो भी दिल्ली में अध्यापक थी। तो और उसके करने के बाद उन्होंने जो शासन दिया और वो जिस तरीके की शैली और से काम करती हैं, वो उससे लोग, वो अपने लोगों को भी अगर वो कहीं ना कहीं करप्शन करता है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय करता है, अपने विधायकों तक को भी पुलिस को सौंपने का काम करती हैं। ऐसा आज की वर्तमान सरकार में या पूर्व की सरकारों में आप देख लीजिए। सेंगर जैसे बलात्कारी को किस तरीके से वर्तमान सरकार बचाने का काम कर रही थी। उस बच्ची को बेचारी को मार ही डाला, आखिर में उसके परिवार को मार डाला। बहुजन समाज पार्टी ने एक सांसद होते थे हमारे, उस सांसद ने गरीब लोगों की दुकानों के ऊपर कब्जा करने का काम किया। और गरीबों ने जब माननीय बहन जी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपका सांसद हमारे को इस तरीके से परेशान कर रहा, जब उसके तथ्य की जांच की गई तो पाया कि हाँ, हकीकत में ये अपनी जो है ना सांसदी के चक्कर में इन लोगों के ऊपर प्रभाव बना के इनकी ज़मीन को हड़पने का काम करा। तो बहन जी ने अपने यहाँ लखनऊ में बुला के और पुलिस को बुलाया और उसको वहीं से उसको हथकड़ी डलवाई। इस तरीके की शासक का होना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये लड़ाई के लिए हम लोग 1 to 1 लोगों से बात कर रहे हैं।
और आप जैसे साथी जो शिक्षित हैं, वो साथियों का इस मूवमेंट के अंदर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से वर्तमान सरकारें, आपके इधर ही देखिए जीडी गोइंका जैसी यूनिवर्सिटी खोली हुई है, मानव रचना भी इधर ही है, ये सिर्फ शिक्षा का बाजारीकरण किया गया इन द्वारा, और शिक्षा के नाम पे उन पेरेंट्स को लूटने का काम किया गया कि पेरेंट्स को शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताओ, उसका महत्व, उसकी सिग्निफिकेंस बताइए और इन पेरेंट्स को लूटिए। और इनकी डिग्री जो लोग करके जाते हैं, जो बच्चे करके जाते हैं, उनकी क्वालिफाइंग रेशियो देख लीजिए उनकी कितनी है, वो खाली नाम की डिग्री होती है। इस तरीके का बाजारीकरण शिक्षा का इन के लोगों द्वारा किया। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बहुत बड़े बड़े हॉस्टल खोले, बहुत सरकारी बड़े बड़े, आप नोएडा में ही जाके देख लें, माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज खोला, और दूसरे बहुत से ऐसे कॉलेज खोले हैं जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं। जीडी गोइंका और डीपीएस से भी बेहतर क्वालिटी के, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल वहाँ पे खोले गए। तो बहुजन समाज पार्टी सबको समान लेकर के, इस देश में भाईचारा बना करके, सबको, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, युवाओं को, और अभी जो वर्तमान में 2022 में जो अभी चुनाव होने वाले हैं, बहन जी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, और उसके लिए अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देखना एक रोल मॉडल के तौर पे कि हम इतने रोजगार वहां सर्जन करेंगी बहन जी, क्योंकि सरकार में बहुत कुछ है जो इन लोगों ने पूरा निजीकरण कर दिया गया। अरे भाई, निजीकरण की बजाय आप सरकारीकरण करिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बनानी है, आपको सरकारी प्रॉपर्टी बनानी है, आपको सरकारी कंपनियां बड़ी बड़ी खड़ी करनी है, मगर ये सरकारें निजीकरण पे ज़्यादा जोर दे रही हैं ताकि उनके चहेतों को सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ायदा मिले। और निजीकरण के द्वारा हम लोगों को ऐसी स्थिति में ला के डाल दिया गया, मजदूरी तो वही 400 रुपये है। अब 400-1200 रुपये की पहली बात तो 30 दिन मजदूरी नहीं मिल सकती, अगर मिल भी जाए तो 12,000 में होगा क्या? 12,000 तो एक स्कूल की फीस भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा फीस है। तो ये जो गैर बराबरी है, इसकी खात्मे के लिए हम लोगों को काम करना। अब देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में जिस तरीके की दूसरी पार्टियां मिथ गढ़ने का काम करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो आएगी तो ये तो जमींदारों की ज़मीन छीन लेगी, ये तो ये कर लेगी, वो कर लेगी। भाई, जिसकी जो ज़मीन है, बहुजन समाज पार्टी ने ना उत्तर प्रदेश में किसी की ज़मीन छीनी है। बहुजन समाज पार्टी तो जो ज़मीन सरकारी पड़ी है उसको, अगर जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, अगर उनको दे दिया जाए तो क्या बुरा है? उसमें कोई बुराई नहीं है, वो ज़मीन तो सरकारी है ना। लेकिन जो दूसरी पार्टियां इस तरीके का मिथ गढ़ने का, लोगों के अंदर दिमाग में डालने का कि बहुजन समाज पार्टी तो आपकी ज़मीनों को खा जाएगी, उनको ये नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी सबको खुशहाल देखना चाहती है। खुशहाल का मतलब मास्टर जी ये है कि खुशहाल का मतलब है कि जब हमारा हैप्पी इंडेक्स ज़्यादा होगा, पैसे बेशक मैंने कम कमाए बट मुझे टेंशन नहीं है। अगर मेरे साथ कोई अमानवीय बात कोई हो गई, मैं अगर किसी थाने में जाता हूं तो पता है मुझे न्याय मिलेगा। ये जो हैप्पी इंडेक्स है, मैं अगर बीमार हो गया तो पता लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मुझे वहां सही इलाज मिलेगा, ये हैप्पी इंडेक्स है। आज का हैप्पी इंडेक्स क्या है? अगर मैं बीमार हो गया बाई चांस, तो मुझे पता है कि भैया मेरे पास तो सब कुछ बिक जाएगा, तभी मेरे इलाज के पैसे नहीं हैं। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है इंश्योरेंस कराइए। अपनी जिम्मेवारी ना निभा करके कहती है इंश्योरेंस कराओ, और इंश्योरेंस करा करके उन्हीं के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जाके इलाज कराओ, और वो जब वहाँ इलाज कराएंगे आपको खूब अच्छी तरह काटेंगे, और काटने के बाद में वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उन सरकारी जो सरकारें हैं उनको चंदा देने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़े बिजनेसमैन धन्ना सेठ से 5 पैसे का चंदा नहीं लेती, 5 पैसे का भी। बहुजन समाज पार्टी जो इस देश में वंचित, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं, जो दलित, मजदूर, जो किसान लोग हैं, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, खासकर उन लोगों से बहुजन समाज पार्टी चंदा लेकर के इस मिशन मूवमेंट को चला रही है। अगर हम
बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेंगे तो फिर नेचुरली है कि हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं अगर किसी जमींदार से कुछ पैसा लेता हूँ, किसी धन्ना सेठ से पैसा लेता हूँ, तो फिर मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे ही अगर बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ से पैसे लेगी तो फिर उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। हमारा काम है लोगों को जन जागरण करके इस मिशन मूवमेंट को बताना। आपको एक बात और मैं बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका में पढ़े, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी पिक्चर तैयार, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में जब देखा कि लोग यहाँ बड़ी शांति से रह रहे हैं, वो इतना शक्तिशाली देश बना कैसे है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर कोई अपने देश के प्रति लगाव रखता है और देश का नुकसान नहीं करते ये लोग, तो उन्होंने मतलब उसी आइडियोलॉजी को दिमाग में रख करके कि मुझे अपने भारत को अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री बनाना है। और ऐसा, जबकि यहाँ इतनी असमानताएं हैं, फिर भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिससे कि सुपर पावर बन सकता है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और वो शिक्षा सबको फ्री में मिलनी चाहिए। चिकित्सा सबके लिए ज़रूरी है, वो फ्री में मिलनी चाहिए, सरकार का दायित्व है। मगर ये सारी चीज़ें सरकार ने पल्ला झाड़ रखा है। तो साथी, अब हमको इस विषय पे बात करने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज पार्टी को, अगर आप मेरे से सहमत हों तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर आप फिर भी मेरे से कुछ बात में डाउट आपको रहता हो तो बहुजन समाज पार्टी का अध्ययन करें, उसकी विचारधारा को आप लोग पढ़ें, एक बार उसको समझें। आप बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझें और पढ़ें। जब आप समझें और पढ़ेंगे तो पाएंगे आपको कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ऊपर के 10-15% जो पूंजीपति लोग हैं ना भाई, वो लोग दोहरी नागरिकता लेके इस देश में रह रहे हैं। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लिए, वो इंडियन नागरिक के साथ साथ वो किसी अमेरिका के भी नागरिक हैं, कनाडा के भी नागरिक हैं, कोई कहीं का नागरिक है। वो उनको बिल्कुल देर नहीं लगेगी वो यहाँ से क्विट करने में, क्योंकि वो दोहरी नागरिकता, उनका एक घर और भी दूसरी जगह है। भाई हमारा घर, हमारा तो ओरिजिनल तो हम यहीं के हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। हम पहले भी और हम आखिर में भी भारतीय हैं। और वो लोग उस सब के पास जो है ना दोहरी नागरिकता है। आप गुड़गांव जैसे शहर में जितनी इंडस्ट्री है ना, आप जाएंगे तो 90% जो इनके मालिक हैं ना, किसी के बच्चे अमेरिका में हैं, बच्चे वहीं सेटल हैं, यहाँ खाली व्यापार कर रहे हैं। किसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किसी की जाने की तैयारी है, कोई वहाँ जाके सेट हो चुका है। क्योंकि उन लोगों को इस देश में सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। अगर बाबा साहब भी, अम्बेडकर भी इतने पढ़े लिखे इंसान थे, वो भी अगर चाहते कि मुझे इस देश में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस देश को छोड़ के चला जाता हूँ, मैं भी दूसरी जगह सेट हो जाता हूँ, हो सकते थे। मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि इस मिट्टी में जो लोग मिट्टी में रुड़ गए हैं ना, उन लोगों के मैं जीवन में सुधार ला सकूँ। और उसके लिए उन्होंने ये लड़ाई जारी रखी हुई है। इस लड़ाई को आज माननीय बहन जी इसको लीड कर रही हैं और हम सारे साथी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने और अपने आसपास में बहुजन समाज पार्टी के विचार को आप लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आप इस पे ज़्यादा विचार करेंगे और इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे।